सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ सदीक साजिद हैं, राना ताहिर हैं, अनवर अब्बास हैं और हमारे साथ कराची से ज़फ़र हिलाली साहब भी होंगे थोड़ी देर में। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा और अभी तक वहाँ पर माहौल बड़ा गर्म है। आज अरकान ज़ख्मी भी हुए, गाली गलोच भी हुई, एक दूसरे को धक्के भी दिए। ऐसे मनाज़र पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नहीं नज़र आए। गालियाँ चलती थी, नारेबाजी होती थी, लेकिन इतना तशद्दुद जिसमें हाउस के तमाम मेंबरान ऑलमोस्ट उसमें शामिल थे और एक दूसरे पर किताबें फेंक रहे थे और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया और अब आगे क्या हो सकता है, किस तरफ हम जा रहे हैं, बाहर की दुनिया को क्या हम मैसेज दे रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक अहम जो डेवलपमेंट जिसका हम पर ज़रूर इम्पैक्ट होगा वो है नेटो और चाइना के दरमियान, अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक तनाव की सी कैफियत है और उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम किस साइड पर खड़े होंगे। हमारी जो डिपेंडेंस है वो हमेशा से दोस्तों पर रही है, माजी में अमेरिका की तरफ देखते रहे, अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। तो इस लड़ाई में हम किस तरफ जाएंगे, क्या हमारे लिए होना चाहिए, बड़ी ये इम्पॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक मौका है और जो डिसीजंस होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने दाखिली मामलात में इस तरह से उलझे हुए हैं कि इस तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। और आज जो कौमी असम्बली में हुआ, इतनी डिवाइडेड कौम जो है, उसके बाद फिर बाहर जो है उसका हम क्या मुकाबला करेंगे, ये इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो चीज़ें, एक तो मैं आपको अभी एक फुटेज दिखाऊंगा जिसमें जो इब्तदा हुई, जो नुक्ता आगाज़ था इस लड़ाई का। सदीक साजिद साहब वहाँ पर मौजूद थे, इनसे फिर पूछेंगे, लेकिन मैं पहले वो आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ। और एक और बात जिसका मैं इब्तदा में ही जिक्र करना चाहता हूँ कि आज जिस वक्त मुस्लिम लीग नून और PTI के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था थे, तो हमारे प्यारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जनाब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक किसी ने नारा कलंदराना लगाया कि शहबाज साहब निकल चलो, और वो अपने लीगी अरकान को वहाँ पे छोड़ के कमरे से, हॉल से बाहर निकल गए। तो मैं सोच रहा था कि अपनी जान बचा के निकलना शरीफ बिरादरान का पुराना वतीरा है, छोड़ा नहीं उन्होंने। सऊदी अरब जाना हो अकेले ही चले गए जहाज़ में बैठ के, बाद में टोपी ड्रामे इधर उधर खबरें लगवाते रहे कि वो शहबाज साहब कहते थे मैंने नहीं जाना। और आज जिस वक्त नून लीगी अरकान और तहरीक इंसाफ के अरकान एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ थे, तो शहबाज साहब इतनी सफाई से निकले हैं कि जिस तरह उनके भाई सफाई से निकले। तो दोनों भाइयों ने ये साबित किया, आज भी उन्होंने ये साबित किया शहबाज साहब ने, कि अपनी जान बचाने का हुनर जितना उनको आता है, मेरा ख्याल है कि सबको उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आते हैं सबसे पहले कि ये मामलात ख़राब कैसे हुए। अली गौहर साहब का नाम है, फवाद ने भी ट्वीट किया, मलिका बुखारी साहबा ने भी कहा, फ़हीम साहब ने भी कहा, और भी बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। वो आपको मैं नारे सुनवाता हूँ, वो आपको मैं फुटेज वो दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये गंदी ज़बान शुरू किसने की इस्तेमाल करनी। ये आप देख सकते हैं मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं, इसमें डिप्टी स्पीकर साहब का आपको मुर्तज़ा अब्बासी साहब भी नज़र आ रहे हैं। ये पूरे क्लस्टर था नून लीग के अरकान का, जिन्होंने ये कुत्तों बिल्लों की सरकार, डंकी राजा की सरकार, और ये उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। फिर रोहेल असगर जो हैं लाहौर से कौमी असम्बली के जो रुकन हैं, उन्होंने अली नवाज़ चौहान को उन्होंने गालियाँ दी। वहाँ पर जो लोग थे उनका आपस में मकालमा हुआ। आइए मैं आपको वो फुटेज दिखाता हूँ। इसमें जो गाली जो दी रोहेल असगर साहब ने, वो इस फुटेज में नहीं हम पकड़ सके, वो फुटेज हमारे पास नहीं है। लेकिन जो अली नवाज़ चौहान और दूसरे जो अरकान उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने फुटेज देखी, इसमें बहुत ही
अब्यूसिव लैंग्वेज है, नाजेबा गालियाँ हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, बीप भी हमने लगाई है इसलिए कि वो हम चाहते नहीं हैं कि वो हम कोई इस तरह की चीज़ को ग्लोरीफाई करें। ये हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ये माहौल है, आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। और भी फुटेजेस हैं, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब के वो चला दें आप बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें नज़र आएगा कि एक दूसरे को किस तरह से मारी जा रही हैं, दोनों तरफ से किताबें मारी जा रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब की तरफ भी एक किताब गई, लेकिन शायद उन्हें वो लगी नहीं किताब, तो इसी चीज़ को भांपते हुए उन्होंने वहाँ से बड़ी कमाल सफाई से वो वहाँ से निकले हैं अपनी जान बचा के। तो वो भी एक आज उनकी जो एक उन्होंने मुजाहरा किया कि वो किस कदर, कुछ लोग होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जलसों में जलूसों में तीली भी लगाते हैं, आग लगाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ से ऐसे निकलते हैं कि उनको कोई बंदा पकड़ नहीं सकता और बाकी पीछे लोग पकड़े जाते हैं। तो आज भी जो वहाँ पर हुआ सब कुछ किसी ने नहीं रोका वहाँ पर। शहबाज साहब ने अपने किसी रुकन से नहीं कहा कि आप ये मत करें, आप रोकें इसको, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद जो मलिका बुखारी हैं वो ज़ख्मी हुई पीटीआई वाले ज़रा लड़ाई झगड़े में को बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है और तादाद उनकी ज़्यादा भी हो, फिर भी आप देखेंगे कि वो उनकी जो हालत है वो लड़ाई में पतली होती है। अब जरताज गुल साहिबा और मलिका बुखारी, मैं उन दोनों का, जरताज साहिबा का मैं शॉर्ट आपको सुनवाता हूँ जिसमें वो इंतहाई अपनी बात का इजहार कर रही हैं और मलिका बुखारी उनके साथ हैं, उनकी आंख पर किताब लगी और उनको चोट आई। आइए ज़रा सुनते हैं क्या कह रही हैं जरताज साहिबा। अब मैं आपको एक और जो गुफ्तगू है वो सुनवाता हूँ, जो फ़हीम साहब हैं, कराची से MNA हैं, सीटियाँ बजा रहे थे, वो विसल जो थी उनके पास थी, तो बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े आराम से सीटियाँ बजाईं, लेकिन वो भी नून लीगी अरकान के हत्थे चढ़े हैं मुझे लगता है। आइए आपको वो जो फरमा रहे हैं ज़रा वो भी आपको सुनवा देते हैं। अब ये तो हमने वो आपको गुफ्तगू भी सुनवाई, वहाँ पर जो कुछ हुआ, बार बार स्पीकर ने इजलास को सस्पेंड किया, कभी 20 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए, और फिर जब वापस ये मेंबरान इजलास जब रिज्यूम हुआ तो उसमें और ज़्यादा शिद्दत से इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की और ये सब कुछ किया। मैं वो फुटेजेस नहीं दिखा सकता जिसमें अरकान, जो मर्द अरकान हैं, ख़वातीन अरकान हैं, वो आपस में जिस तरीके से गुत्थम गुत्था हैं, जो नाजेबा हरकत कर रहे हैं, यानी एक काबिल शर्म थी ये बात। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हमारे इलेक्टेड लोग जो हैं वो उनका ये रवैया होगा और इस तरह से वो सब कुछ करेंगे। ख़वातीन के साथ जो उनकी जो बेहरुमती की गई, जिस तरीके से फ़िज़िकली उनको तंग किया गया, टॉर्चर किया गया। सदीक साजिद साहब, आप मुझे बताइए, कभी आपने, एक तो हमें थोड़ा सा आगाही भी दें क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे और आप भी कई सालों से जा रहे हैं कौमी असम्बली में, ऐसे मनाज़र कभी आपने देखे? बहुत शुक्रिया समी साहब। 94 से मैं पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस किस्म के मनाजर कभी नहीं देखे। एक आपको याद होगा जब फ़रूक लगारी तकरीर कर रहे सदारती खिताब, तो दुपट्टा फेंका था जाकर, उसका आगाज़ किया था। उसके बाद ये अगर होता भी था तो इनफरादी तौर पर अरकान एक दूसरे के साथ अगर गुत्थम गुत्था हो भी जाते थे तो उनको फ़ौरी छुड़ा दिया जाता था। लेकिन आज आपने जो बात की है कि आज पूरे का पूरा ऐवान जो है वो मैदान जंग था और दोनों तरफ से अरकान जो हैं, और जिस तरह उन्होंने इसका आज मुजाहरा किया, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे सर पे इतने बाल नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेरा सर जो है वो दिल करता है कि वो बंदा सा अपना सर पीटे, क्योंकि जो आपने बात की ना, इंतहाई काबिल शर्म, और उसके साथ साथ जो इस किस्म की गंदी गलीज़ गालियाँ दी गई, जो हरकत की गई, वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि हम उसको कैमरे के सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी आंखों से वहाँ पे बैठ के देखा कि ऐसे मनाजर थे कि ये फिर शर्म आती थी कि ये हमारे 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं और ये काम कर रहे हैं। आप जिस किस्म के ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए अली नवाज़ अवान की जानब से, लेकिन इब्तिदा जो की गई रोहेल असगर, वो आपको पता है पक्के लाहौरी है, वो उसका स्टाइल भी उसी तरह का ही है। एक और MNA थे, उन्होंने भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई गैर पार्लिमानी थे। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समी साहब आपको बता दूं कि ये उन्होंने ये तय किया कि जिस दिन ये बजट तकरीर थी शौकत तरीन की, उसी दिन 11 जून को, तो उस दिन सारा वक्त अपोजिशन एहतजाज करती रही, उनका घेराव भी किया गया, हंगामा किया गया,
तो फिर हुकूमत ने तय किया कि भाई हम इनके अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे। और कल जब उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की तो वो फिर भी हुकूमती अरकान और हुकूमती वज़रा सामने आ गए। स्पीकर ने कोशिश की थी माहौल को ठीक रखे, लेकिन इसके ऊपर हुकूमती वज़रा और हुकूमती एमएनएस बड़े नाराज़। उन्होंने कहा जब शौकत तरीन तकरीर नहीं कर सके तो फिर अपोजिशन लीडर भी तकरीर नहीं कर पाएगा। फिर रात गए, उन्होंने एक SOP बनाया, दोनों को तकसीम किया, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी। उसमें यही मोटी मोटी बातें थी कि नारेबाजी नहीं होगी, हुल्लड़बाजी नहीं होगी, प्ले कार्ड नहीं आएंगे, पोस्टर नहीं आएगा, एक दूसरे की हदूद की तरफ नहीं जाएंगे, अपोजिशन के अरकान जो है वो अपनी नशिस्तों पर रहेंगे, गवर्नमेंट के जो है वो अपनी नशिस्तों पर रहेंगे। लेकिन दोनों ने इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। और आज जब इजलास शुरू हुआ तो उससे पहले भी स्पीकर ने पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया दोनों तरफ के, लेकिन दोनों तरफ के नहीं आए। और उसके बाद फिर जैसे ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर का दोबारा आगाज़ किया तो हुकूमती जो अरकान थे वो खड़े हुए हैं। उस वक्त तक ये माहौल नहीं था जो बाद में अपोजिशन ने क्रिएट कर दिया। वो खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने नारे लगाए और डेस्क बजाना शुरू कर दिए। ना उस वक्त किताबें फेंकी गई, लेकिन जैसे ही वो शाहिद खकान अब्बासी, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह वो बाहर आए हैं और आकर उन्होंने एक हिसार बना लिया इर्द गिर्द शहबाज शरीफ के। और जब हिसार बनाया तो कुछ खवातीन भी आ गई, उधर से भी कुछ लोग निकले और उसके बाद एक गाली दी गई रोहेल असगर की जानब से और एक और MNA जो थे उनकी जानब से। और वो जो गालियों का माहौल गर्म हो गया, माहौल गर्म हुआ। फिर अली नवाज अवान बीच में आ गए। फिर ये जो अभी आपने शॉर्ट सुनाया फ़हीम का, ये फ़हीम खान ये आ गए, सीटें बजना शुरू हो गई बाकायदा। जो जब भी वो फिर तकरीर करते तो उनको तकरीर से रोका जाता रहा। और स्पीकर कौमी असम्बली का भी मैं समी साहब बिल्कुल कहूँगा आज जो किरदार था इस हवाले से उनको भी अपने किरदार पर नजर षानी की ज़रूरत है कि तो इंतहाई कमज़ोर थे। कस्टोडियन जो लोग ये कर रहे थे, अगर उनको फौरी तौर पर चंद लोगों को बाहर ऐवान से निकाल दिया जाता, उसी वक्त सार्जेंट डांस उठा के फेंक देते बाहर। जी बिल्कुल, तो ये इस चीज को रोका जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता था। और उसी वजह से ये देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आज नून लीग क्योंकि पहले दिन से उन्होंने ना नताइज को माना, ना ही उन्होंने कहा कि हम ये हुकूमत करने देंगे। मैं आपको कुछ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो पहली स्पीच थी, अमूमी तौर पर ये होता है कि जब लीडर ऑफ द हाउस बात करता है या लीडर ऑफ द अपोजिशन तो उसकी वो हैकलिंग नहीं करते। मैं क्या अपनी जो हमारी टीम है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो फुटेज निकाल लें और उसको हम ये चलाएंगे बाद में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पहले दिन से ये बात थी कि नून लीग ने ये कहा कि वो ऐवान को नहीं चलने देंगे। और हमने देखा कि जिस अंदाज में गुफ्तगू करती है अपोजिशन, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी जब आती हैं या अपोजिशन के दूसरे भी, तो वो क्या कहते हैं, चोरी की सरकार, लूट की सरकार, मुख्तलिफ उन्होंने इस तरह के नाम दिए हुए हैं। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड है, ये है, वो है। तो वो पहले दिन से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम आपको चलने नहीं देंगे। और शायद अब वो जो तहरीक इंसाफ का भी जो पैमाना है सब्र का, वो लबरेज़ हो चुका है। और आज हमने जो कुछ देखा ये उस रिएक्शन में हमने देखा। और अभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम साहबा ने ट्विटर संभाल लिया महाज, और वो ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है कि आज हुकूमती अरकान ने गुंडागर्दी की, आज हुकूमती अरकान ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बोलने दिया। और मैंने ख़ुद सुना आज शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे अवान में कि जब भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलता है तो उसको बोलने दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता, और आज ये रोक रहे हैं। तो मैं वो याद कर रहा था कि जिस वक्त इमरान खान साहब बोल रहे थे, वज़ीर आज़म अपनी पहली स्पीच कर रहे थे, तो उस वक्त जिस तरह अपोजिशन ने हंगामा राई की, जितना शोर मचाया, और इमरान खान साहब को कानों पे वो जो हेडफोन लगाकर स्पीच करनी पड़ी ताकि वो ना हो सकें, उससे आवाज़ से, नॉइज़ से उनकी जो तवज्जो है वो ना हट सके। जैसे वो हमें अवेलेबल होती है वो फुटेज मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि तब वो किस तरीके से वो स्पीच की थी। लेकिन अभी ये जो माहौल है इसमें जुमे वाले दिन जो डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी साहब, उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो टेबल होनी है, और उसके हवाले से भी सदीक साजिद साहब के पास एक ख़बर है। लेकिन आज एक और जो बड़ी एक अजीब बात हुई कौमी असम्बली में, पीपल्स पार्टी के अरकान मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे। जिस वक्त नून लीग और तहरीक इंसाफ आपस में गुथम गुथा थे, वो खामोशी से तमाशा देखते रहे एक तरफ बैठ के, और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो चले गए। अब कल उन्होंने स्पीच करनी है, लेकिन बाद में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं आपके साथ इजहार यकजहती करने आया हूँ, और जो कुछ आज आपके साथ हुआ उस पर मैं इजहार अफसोस करने आया हूँ, और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, किताब पे गिरी तो सही टेबल पे,
लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उससे बिल्कुल महफूज रहे और फिर वो अपने साथियों को छोड़ के वहाँ से कमाल सफाई से वहाँ से वो निकल भी गए। तो अब ये जो तहरीक अदम एतमाद है इस पूरे माहौल में सदीक साजिद साहब, और कुछ आप और भी सिग्नेचर्स का भी बता रहे थे। जी समीर साहब, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली का कायदा जो है वो 12 है और आइन का आर्टिकल 53 है, उसकी शेख 7 है, जिसके तहत ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। अब जुम्मे का दिन रखा गया है और उस दिन और कोई कार्रवाई नहीं होगी और 1/4 जो अरकान हैं उनकी सबसे पहले उनको खड़े होकर इस तहरीक की सपोर्ट करना होगी। अगर अपोजिशन ये पूरे कर देती है तो उसके बाद फिर बहस का सिलसिला होगा, डिप्टी स्पीकर को भी मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन मेरे पास जो खबर है वो यही है कि मेरी इतलाह के मुताबिक और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक ये तकनीकी बुनियादों पर ही नाकआउट हो जाएगी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वोटिंग से पहले? वोटिंग से पहले। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो नून लीग की जानब से रिक्वेजिशन जो तहरीक के ऊपर जो 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 जमा करवाई गई तहरीक, उसके ऊपर जो दस्तखत थे उसमें एक मरहूम जो रुकन कौमी असम्बली हैं ज़ाहिर शाह, जिनका मशहूर नाम है, ये नून लीग वाले जालसाजी से बाज नहीं आते, उनके भी दस्तखत है। वो कहाँ से मुर्दा के कहाँ से दस्तखत करवा लिए, या पीर ज़ाहिर शाह साहब की रूह जो है वो इधर घूम रही है कौमी असम्बली में जी और आके साइन कर गए वो? जी वह आप ऐसा ही समझें। और ये इन्होंने एक ना रवायती एक सब मेम्बरान के दस्तखत लेकर रखे हुए हैं, जो कि जब ये इजलास रिक्वेजिशन करना हो तो हर एक MNA के पास तो नहीं जा सकते, तो उनके दस्तखत पहले ही ले लिए जाते हैं और उसके बाद जब वो ऊपर वो एक पेज रख के फोटो कापी उसके निकाल ली जाती है, उसको अटैच कर दिया जाता है और जमा करा दी जाती है। ये तो कैलबरी फॉन्ट वाला जी बिल्कुल, वो आपको पता है इस मामले में तो बड़े माहिर हैं ये लोग। तो वो उन्होंने जमा करवा दी। अब वो जो कौमी असम्बली जब उसकी तहकीक की गई तो उन्होंने कहा जी ज़ाहिर शाह साहब तो ज़िंदा ही नहीं है, उनकी बेटी अब उनकी जगह पे आ गई हैं, उनके दस्तखत नहीं है, शाहजी के दस्तखत हैं। तो उसी बुनियाद के ऊपर मेरे ज़राए के मुताबिक इसको जो है वो तकनीकी बुनियादों पर नाको वैसे भी किया जा सकता है, होना टेक्निकल ग्राउंड पर 180 मैंने नंबर से पता किया 180 इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के हैं और 162 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। अगर वैसे वोटिंग हो भी जाती है, पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया। अभी मैं यूसुफ गिलानी साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि हम वोट किधर देंगे। ये उन्होंने अभी इजहार यकजहती करने के लिए गए हैं, पुरसा देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा अभी हमने फैसला नहीं किया। वैसे समीर साहब इनकी इजहार यकजहती का भी अजीब व गरीब अंदाज़ है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी मैंने अपने सारे MNA शहबाज शरीफ को दे दिए, आज सारे के आज खुद भी बैठे हुए थे ऐवान में और सारे MNA भी बैठे हुए थे और जो बारकुटाई हो रही थी। नहीं, वो तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब खुद अपने MNA को छोड़ के निकल गए, तो वो बिलावल भुट्टो पागल है जो वहाँ पर आ जाते। तो चलो थोड़ा बहुत उनके हक में एहतजाज ही कर देते, नारे लगा देते, कुछ साथ खड़े हो जाते, डेस्क की बजा देते। मुझे आप ये बात बताओ कि ये जो सारी सूरत हाल थी, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को ये ज़ेब देता था कि वो अपने अरकान को इस तरह छोड़कर वहाँ से भाग जाएं? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो जो जिस तरह से वो किताबें समीर साहब फेंकी जा रही थी, जैसे वो गोली और आग की तरह वो आ रही थी ना, वो बजट की किताबें सर, वो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो बड़ी नहीं। तो राना साहब, वो जो दूसरे जो MNAs थे नून लीग के, वो भी इंसान थे, इंडिविजुअल थे, वो खड़े हैं वहाँ पर, इनकी जंग लड़ रहे हैं। असल तो कहानी शरीफ ख़ानदान के करप्शन के मुकदमात है ना राना साहब। समी साहब देखें, बात यह है कि आज जमहूरियत के हुस्न का जो शानदार मुजाहरा देखने में आया है कौमी असम्बली के हाल में, कि इजहार राय की आज़ादी होती है समी साहब, इसी के लिए आप गालियाँ दें, ये भी इजहार राय की आज़ादी है। ना तो इससे किसी का इस्तेहकाक मजरूह हुआ, ना कौमी असम्बली का तकद्दस पामाल हुआ, इससे तो कौमी असम्बली की इज़्ज़त को चार चांद लगे हैं कि ये देखें वहाँ ये ऐसा फोरम है जहाँ पर आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो समी साहब बात ये है, आप बात जो कर रहे हैं नून लीग की या शहबाज शरीफ साहब की, ये खड़े कब हुए हैं मैदान में? इन्होंने आपने सही निशानदही की कि पहले जिस तरीके से ये रफू चक्कर हो गए थे जद्दा, उसी तरीके से आज वो ऐवान से चक्कर दे के निकल गए। मसला ये है समी साहब कि कारकुनों से कुर्बानी लेते हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि ही शुड हैव एक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस तो नहीं थे, तो फिर उसके बाद जो सबसे सीनियर तरीन बंदा है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उनका ये काम था कि वो जो हमने पहले आपको नारे जो कुत्तों बिल्लों की सरकार, डंकी राजा की और माओ बहनों की गालियाँ जिन नून लीगियों ने दी, उनका काम था शहबाज साहब का कि वो उनको मना करते। वहाँ पर अगर इतनी सूरत हाल ख़राब थी तो उसको समेटते। आज उनका टेस्ट था बतौर लीडरशिप। ये जो फ़िक्रे उर्दू के बोलने, जापानी ज़बान में तकरीर करनी, जर्मन में तकरीर करनी, फैज़ के शेर पढ़ने, इससे तो बंदा लीडर नहीं बनता। आप व्हेन द टाइम कम्स
तो अगर उस वक्त आप अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करें, आज उनका काम था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के, उस हाउस के कस्टोडियन बन के पूरे हाउस को काम डाउन करवाते, और अगर तहरीक इंसाफ वाले उन पर फेंक भी रहे थे तो वो अपने अरकान से कहते कि आप बैठ जाएं खामोशी से, मत दें गाली। लेकिन आज एज ए लीडर मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब फेल्ड मिजरेबली। क्यों सदीक साजिद, आप वहाँ पर थे, क्या आपने देखा? जी बिल्कुल, ये बात तो है। ज़ाहिर लीडर होता है, अपोजिशन लीडर नंबर 2 थे, अब वो उनको वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं ना? जी बिल्कुल, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है और उनको वहाँ पे रहना चाहिए था। लेकिन वो जैसे वो गिरी ना आकर, वो मैंने देखा कि एक किताब थी, वो मोटी नहीं थी लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स थे, वो आकर अब वो अभी तकरीर ख़त्म ही करने लगे थे, यकदम उनकी वो जो डाइस रखा हुआ था उस पर आगे गिरे। तो फिर राना तरीन, राना सनाउल्लाह और दीगर अरकान ने आवाज़ लगाई कि मियाँ साहब निकलो निकलो, आप निकले हम देख लेंगे, आप निकले। वो फिर उनको जो सार्जेंट एट आर्म्स थे, कुछ MNAs थे, उन्होंने उनको उनकी नशिस्त से निकालते हुए वो उनको बाहर ले गए, लॉबी से बाहर ले गए, क्योंकि उस वक्त तो कोई पता नहीं चल रहा कि किधर से आ रही है किताब, कभी किसी को लग जाए तो उसी तरह वो जख्मी भी हो गए। तो राना साहब, ये तो फिर जैसे कहा, सदीक साजिद कह रहा है कि वो उनके कुलीग्स ने उन्हें कहा कि शहबाज साहब नीवे होके निकलो, तो वो नीवे होके निकल गए वहाँ से। शमी साहब वो तो निकल गए। आपने अभी जो बात की है कि इनको लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए था वहाँ पे, शमी साहब इन्होंने तो आग लगाई है, यानी शहबाज शरीफ जिम्मेदार है माहौल ख़राब करने का, और वो लीडर थे और उनके लीडरों ने जो नारे आपने सुनाए। और फिर जो देखें शहबाज शरीफ ने, सदीक साजिद साहब ने तो खुद वहाँ उस वक्त भी देखा, हमने TV पर देखा कि जो हरकतें शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि ऐसे इधर देखें, इधर देखो, स्पीकर को कह रहे थे इधर देखो, और वो फिर सारे नून लीगियों ने यूं करना शुरू कर दिया स्पीकर को। ये तमाशा लगाया ही शहबाज शरीफ ने सारा। और समी साहब तो एक और मैं यहाँ बात बता दूं, अपने MNA को नहीं रोका कि आप ये तो फिर ये जो कहा जाता है कि शहबाज शरीफ मफामत की सियासत चाहते हैं, ये तो समी साहब ये तो वज़ीर ख़ज़ाना पर अंडे फेंकना चाहते थे। फ्रॉड है ये तो सारा। ये अंडे लेकर आए उस दिन असेंबली में, इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर, वो तो फिर बिलावल भुट्टो ने कोई इनसे कहा कि भाई इस तरह की हरकतें ना करो, अपोजिशन पे सारा मलबा गिरेगा। ये तो अंडे और टमाटर लेकर गए थे असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना पर फेंकने के लिए। बहुत अफसोसनाक है, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। बहरहाल कौमी असम्बली की जो आज की कार्रवाई है वो आज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक शर्मनाक दिन है, और कोई भी इस पर यानी हम अपना सर ऊंचा नहीं कर सकते, और ये हमारे लीडरान जो हैं इनको इस पर सोचना चाहिए था। शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर आज फेल हुए बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। उनके पास आज एक अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो पाकिस्तान को लीड, आज अगर उनमें सलाहियत थी तो आज वो दिखा सकते थे। ही शुड हैव रीज़न अबव all his personal likes and dislikes and personal interests, or he should have acted as a leader of the opposition, as a prime minister in waiting। लेकिन वो बिल्कुल उसी क्राउड की तरह जो एक बाज़ारी क्राउड है, और फिर जैसे ही आवाज़ आई कि मियाँ साहब नीवे होके निकलो, तो वो साथियों को छोड़ के नीवे होके निकल गए। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ होंगे। जब हम वापस आते हैं तो जो दीगर अहम मामलात हैं उन पर बात करेंगे, और उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस सारी डेवलपमेंट से। अगर कौम इस तरह डिवाइडेड है, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे इस तरह एक दूसरे के साथ मारपीट में मसरूफ़ हैं, तो जो इंटरनेशनल फ्रंट है जहाँ पर इतने अहम फैसले होने जा रहे हैं, कौन उन पर तवज्जो देगा, कौन उन पर बात करेगा, कौन उन पर कौम को लीड करेगा? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत और कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उस पर हम बात कर रहे थे। ज़फ़र हिलाली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आज का जो वाक़या जिस पर हम बात कर रहे थे, डॉट्स जो हैं हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जब कौमी असम्बली का इजलास था तो उसमें आप तसव्वुर करें कि मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पर यह प्लान किया कि टमाटर और अंडे लाए जाएँ, और उसमें एक बहुत ही जो अफसोसनाक बात थी, बड़े अच्छे ख़ानदान की एक सियालकोट से ख़ातून रुकन, एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन की भांजी हैं, और मरीम नवाज़ साहबा की खसूसी रिकमेंडेशंस पर उन्हें वो कौमी असम्बली का मेंबर उन्हें बनाया गया। वो अपनी गाड़ी में अंडे और टमाटर लेके आई, और नून लीग के जो लीडरान थे वो सहाफ़ियों से, ये जो ख़ास जो उनके करीबी हैं, उनसे ये बात कर रहे थे कि आज आप जो कौमी असम्बली में देखेंगे पाकिस्तान की तारीख़ में आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। लेकिन
मुझे ये कन्फेस करना पड़ेगा यहाँ पर कि क्रेडिट गोज़ टू, किसको क्रेडिट जाता है? क्रेडिट गोज़ टू बिलावल भुट्टो, जिनको जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मना किया नून लीग की क़यादत को और कहा कि जो आप करने जा रहे हैं इसका सारे का सारा पूरी अपोजिशन के हिस्से में बदनामी आएगी और हम ये रवायत नहीं डालना चाहते कौमी असम्बली में। तो बहरहाल भुट्टो का खून था और सियासत उनके खून में शामिल है। और फिर एक जो उन्होंने जो एक एक्ट किया, मैं ब्रेक पर जाने से पहले यही कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक टाइम था कि आज वो एक एक्ट करते और पूरी कौम को दिखाते कि वो कैसे ज़बरदस्त लीडर हैं और वो मौके की नज़ाकत को मौके के मुताबिक किस तरीके से मामलात को बेहतर करना जानते हैं। लेकिन अफसोस आज उन्होंने वो मौका मिस किया। लेकिन कल बिलावल भुट्टो ने उसको बिल्कुल उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। उनकी भी कोई मोहब्बत नहीं है इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से, लेकिन एक बात जो गलत है कि आप कौमी असम्बली में अंडे और टमाटर लेके आएँ, उन्होंने इस बात से उन्होंने मना किया मुस्लिम लीग नून को। और अल्लाह का शुक्र ये है कि नून लीगी वैसे सुनते तो नहीं है किसी की, लेकिन कल उन्होंने बात सुन ली। ज़फ़र हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये असम्बली में आज जो कुछ हमने देखा, डिवाइडेड, बिल्कुल पूरी तरह डिवाइडेड है हमारी असम्बली। और इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, चीन और नेटो और अमेरिका के दरमियान जो एक जंग नई शुरू हो रही है, जिस तरीके से नेटो ने चाइना को एक ख़तरा करार दिया और हम चाइना के बहुत करीब हैं, तो ये सारा और ये जो आपने कौमी असम्बली में देखा, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आर वी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? हिलाली साहब। समीर इब्राहिम साहब, वो सवाल के जवाब देने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1950s में ईस्ट पाकिस्तान असेंबली के मीटिंग में हमारा एक स्पीकर थे जिनको इंक स्टैंड से सर पे मारा गया और उसके बाद उस वक्त लोग को पता चल गया कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चल सकता। अफसोस से कहना पड़ता है कि फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं चला और coup d'etat हुआ और अयूब खान आ गए। तो ये जो हुआ है, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान को यूनिटी इत्तेफाक की इतनी ज़रूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और कोई ऐसा मौका है ही नहीं हमारे हिस्ट्री में जिधर इस ऐसे वक्त हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेफाक चाहिए। और वो देखिए इस असेंबली में क्या हो रहा है। तो क्या आप और मैं ये नहीं पूछ सकते कि ऐसे टाइम पे ये होना, इस असेंबली का फ़ायदा क्या है? ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमें इत्तेफाक नहीं, नफ़रत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफ़रत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। किसी साजिश की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब हिलाली साहब, जो G7 जो मीटिंग थी उसमें अमेरिका ने तो बहुत कोशिश की, किसी हद तक कुछ उन्होंने अचीव भी किया, लेकिन वी कैन सी क्रैक्स के नेटो के और वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में चाइना को डील करने में है। लेकिन अमेरिका एक बड़ी ताकत है, आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर जाएगा। अभी जो बाइडन नए आए हैं, बड़े महान सियासतदान हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फ़ैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आपने जिक्र किया G7 की मीटिंग के बारे में। आप थोड़ा G7 की कम्युनिके देखें, उसमें एक लफ्ज़ नहीं है फ़लस्तीन के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं है कश्मीर के बारे में। यकीन आप कर सकते हैं कि ऐसा G7 का मीटिंग हो और एक लफ्ज़ ना हो? आप मुझे बताएं इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जो दो बड़े मुसलमान कॉजेज हैं उनको तो इन्होंने रद्द कर दिया। मगर तुर्की तो अब आप आते हैं नेटो पे आते हैं। मैं तो हैरान हो गया, हमारा दोस्त तुर्की वो कह रहा है कि हम एयरपोर्ट पे अपना एक फोर्स छोड़ेंगे जो तालिबान से एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अरे भाई, आप कर क्या रहे हैं? आपकी प्रोटेक्शन एयरपोर्ट की क्या ज़रूरत है? माने अमेरिका नहीं कर रहा है, वेस्ट नहीं कर रही है, नेटो नहीं कर रही है, और आप कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। क्यों? कि आप उनको खुश करना चाहते हैं, नेटो को? अफसोस से कहना पड़ता है। दूसरी बात, क्या डिक्लेरेशन जो हुआ है G7 का, नेटो का, उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस। वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड, वो मेजर थ्रेट है। $800 बिलियन अमेरिका खर्च करता है हर साल साइबर टेक्नोलॉजी पे, स्पेस को वेपनाइज करने और अपने हथियारों को। 800 बिलियन। और चीन कितना खर्चता है? 250 बिलियन। 250 बिलियन में एक चौथा हिस्सा समझिए, और 850 मिलियन। क्या आप समझते हैं ये इट मेक सेंस? ऐसी मुनाफकत? मगर कोई, हमारा दोस्त तुर्की ने कुछ नहीं किया, एसोसिएट हो गया नेटो एंड नेटो के कम्युनिके के साथ। और G7 में दो बड़े मसले मुसलमानों के, एक जिक्र ही नहीं है उनके ऊपर। अब आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मगर खुश हम क्यों होने चाहिए? हमें खुश इसलिए चाहिए कि हमारे पास, माफ़ करिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं वोट नहीं करता, मगर मैं दाद देना चाहता हूँ इस वक्त इस इमरान खान को। He does what he says, he means what he says, and he says what he means। देखिए उन्होंने क्या कहा, थ्रू शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने कहा अमेरिकनों को, नो फेवरेट्स इन अफगानिस्तान, हम कोई फेवरेट नहीं रखते, हम तालिबानाइजेशन को नहीं सपोर्ट करते, और तुम्हारे से US कोई प्रेशर और ब्लैकमेल हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। हमारी इज्जत है, एंड वी आर विलिंग टू पे द प्राइस। और वो प्राइस शुरू हो गया है। आज आपको मैं बताता हूँ, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान की असिस्टेंस प्रोग्राम को कट करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इत्तेफाक चाहिए इस वक्त। ऐसे कट्स को बर्दाश्त करने के लिए कौम अपने और इस ऐसे लीडर के साथ होना चाहिए, मगर हम बिल्कुल बिछड़े हुए हैं। तो इन हालात में जो आज कौमी असम्बली में हुआ, जिसने कौम को मज़ीद डिवाइड किया, इस गवर्नमेंट को बैरूनी दुनिया की नज़र में कमज़ोर किया, तो ये भी फिर किसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा तो हो सकता है जिसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, ताकि वो घुटने टेक सकें वेस्ट की ख्वाहिशात के आगे। वेल सेड। ना सिर्फ हो सकता है, हो रहा है, फैसला हो गया है। आप मुझे बताएं, प्लीज आप मुझे बताएं, आप अग्रीमेंट करने जा रहे हैं तालिबान के साथ। क्या अग्रीमेंट? कि आप छोड़ के चले जाएंगे, मगर आप लिंक नहीं करते। समीर इब्राहिम साहब, सोचिए तो सही, यू आर नॉट लिंकिंग withdrawal with agreement for the government, माने पीस अग्रीमेंट के साथ आप लिंक नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, जो भी हो हम जा रहे हैं, सीज फायर हो या ना हो हम जा रहे हैं। तुम्हारी अग्रीमेंट फ्यूचर गवर्नमेंट के हो या ना हो हम जा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि जंग हो, आप जाने अनार्की हो, और आपके आप पास चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी हो। बिल्कुल, यू हैव आइसिस, एब्सोल्युटली आइसिस आपके हैं, आपने
यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। हिलाली साहब ने बहुत अहम बात की है, हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन, वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत पर फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के कॉरेस्पोंडेंट जो हैं अनवर अब्बास, वो भी हमारे साथ हैं, और सऊदी अरब से भी एक हमारे साथी, एक सीनियर सहाफ़ी हैं मोहसिन साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और कुछ जो इश्यूज़ हैं उन पर हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को फेस हो रहे हैं। हिलाली साहब, आपसे मेरा फिर अब ये सवाल है कि इमरान खान साहब तो ये कह चुके कि हम अफ़गानिस्तान में जंग के इत्तेहादी नहीं हैं, पीस के लिए हम अलाई हैं, और पाकिस्तानियों ने बहुत इसमें नुकसान उठाया और अब हम ये नुकसान नहीं उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर अभी अफ़गानिस्तान के अंदर आग सुलगना शुरू हो गई है, हम बच पाएंगे? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल नहीं बचेंगे, और हमें तैयारी करना चाहिए कि फिर हमारे वहाँ रेफ्यूजीज़ आएंगे। और मैंने मशवरा दिया है हमारी हुकूमत को कि आप मेहरबानी से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल करें और उनसे कहें कि ये जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, मेहरबानी से इनको अफ़गानिस्तान में एक ख़ास इलाक़ा जो है रिज़र्व करें, उधर आप उनके लिए टेंट्स लगाएं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें और एक प्रोटेक्शन फोर्स करें, इसलिए कि पाकिस्तान में अभी हिम्मत नहीं है कि और 1 बिलियन रेफ्यूजीज़ को हम बर्दाश्त कर सके। ये कोविड का वक्त है, हमारी इकानमी इतनी अच्छी नहीं है, सब इकानमीज़ दुनिया में बुरा है, तो मेहरबानी से ये मैं करें, नहीं तो तबाह कुन इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान। अच्छा, एक मुझे तो कमेंट आपका चाहिए। आई होप कि दे लिसन टू यू। अच्छा, एक सदर पाकिस्तान ने एक टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब सिचुएशन के मुताबिक कश्मीर पर अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं। उन्होंने तो पॉजिटिव अंदाज में ही कहा होगा कि जो हालात के रिक्वायर प्राइम मिनिस्टर उसी तरह चलते होंगे। लेकिन हिलाली साहब, ये पिछले 2, 4, 5 साल में कोई सिचुएशन तब्दील हुई है कश्मीर की जिस पर कोई स्टांस तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हुई हो? देखिए, बात सीधी सादी ये है कि कश्मीर के जो अवाम है, मुझे पता है, इसलिए कि ऑलमोस्ट डेली श्रीनगर से मुझे कॉल्स आते हैं और श्रीनगर से पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है और कितने लोग मारे गए हैं और उनके साथ क्या सलूक है। कश्मीरी तैयार है, वो कहते हैं कि मौत ऐसे हुकूमत से बेहतर है, वो लड़ने के लिए तैयार है। अब इट्स अप टू यू, आप उनको फंड करेंगे, मदद करेंगे लड़ने के लिए। मेरे ख्याल में हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको करने के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये हमारा हक है और ये फ़र्ज़ है, इंटरनेशनल लॉ में फ़र्ज़ है कि ऑक्यूपाइंग फोर्स जब आके तशद्दुद करता है किसी पॉपुलेशन पे, जैसे फ़लस्तीन पे हो रहा है, हक उनको मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। OIC तो नहीं कर रहा है ना, OIC जैसे मैं कहता रहता हूँ, I don't see, वो है ही नहीं। तो भाई कौन मदद करेगा कश्मीरी को? हमें करना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए और इसका जो भी नतीजा हो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं तो आपको मैं बताता हूँ, ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि 1.5-2 मिलियन इंडियंस को परमिट मिल गया है कश्मीर में आके सेटल करने। कुछ 1-2 साल में वो प्लेबिसिट के लिए तैयार हो जाएंगे जिस वक्त वहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम खामोशी से, हमारे सामने ये हो रहा है, और ये जो इस वक्त खामोशी है ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये एक सेल आउट है। और इस मौके पर जिस वक्त भारत वहाँ पर हिंदुओं को कश्मीर में ला के बसा रहा है, अगर हम ट्रैक 2 के नाम पर भारत को एक्सपोज करना बंद करें या वहाँ पर जो भी क्राइम हो रहा है उस पर खामोशी साध लें, तो ये इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा बिट्रेल नहीं हो सकता। मैं एक और इशू पर जाना चाहता हूँ क्विकली। एक पकड़ा, एक अभी यानी खबरें हैं कि एक स्पाई
चाइनीज़ डेस्क पे डेपुटेशन पे आए हुए एक साहब, उनको इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन, तो ये हमारे अंदर भी बहुत सारे गंदे अंडे। हिलाली साहब, ये तो बड़ा एक संगीन मरहला है ये। मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या था। मेरा सवाल ये है कि एक फॉरेन ऑफिस में एक शख्स जो है एक डायरेक्टर लेवल के ओहदे पर डेपुटेशन पर काम कर रहे थे, चाइनीज़ डेस्क पर थे और फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, वो उनको स्पाइंग, वो दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे थे। वेरी सैड इंसिडेंट। माय गॉड, तो ये माय गॉड, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे आदमी को जो फॉरेन ऑफिस का भी ना हो, दूसरे जगह से आया हो। और मगर माफ़ करिए, मेरे अपने ख्याल में मैं एक वाक़या आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी पे अटैक हुआ था और उनके सब कागजात जो थे, इंक्लूडिंग साइफर डॉक्यूमेंट्स और सेफ जो था, तोड़ के ईरानियन स्टूडेंट्स ने सड़कों पे फेंक दिया था। उधर एक टेलीग्राम था जो एक साइफर टेलीग्राम था पाकिस्तान से, जिसको उन लोगों को एक ही आदमी या दो आदमी दे सकते थे, और वो दोनों जो थे पाकिस्तान के मिशन में उस वक्त उनको होना लाजमी था, इसलिए कि उनके ही पास एक्सेस था। और वो टेलीग्राम जो था वो बता रहा था कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तान क्या ये सोच रहा है। जब वो टेलीग्राम आया तो हम सब सोच रहे थे कि अब वो आदमी पकड़ा जाएगा, एक स्पाई हमारे मिड्स में पकड़ा जाएगा और वो ये होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस आदमी को बाद में वो क्या ओहदा मिला है पाकिस्तान में, और इस वक्त वो अमेरिका में बस गया है। तो अगर आपके पास जब एविडेंस भी हो आप कुछ नहीं करेंगे तो माफ़ करिए, ऐसी चीज़ें फिर तो होते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि मोहसिन साहब हैं, ज़का मोहसिन साहब जद्दा से, रियाद से, वहाँ से कुछ एक इन्वेस्टिगेशन हुई और वहाँ पे जो सफ़ीर थे उनको वापस बुलाया गया, कुछ और लोगों को। तो ज़का साहब, ये आप ज़रा क्विकली मुझे बताइएगा कि ये मामला था क्या, किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई, बेईमानी कहाँ की गई थी? जी बिल्कुल, जैसा कि आज सभी साहब फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि जो बेईमानी का आंसर है, यानी कि करप्शन का आंसर है, वो तो साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो एक नाअहली है वो उन्होंने कहा कि साबित हुई है। तो वो यकीनी तौर पे यहाँ पे थी। एक कम्युनिटी के दरमियान और सफारतखाने के दरमियान एक गैप जरूर आया कोविड-19 के दौरान। बहुत सारे जो इश्यूज थे वो इकट्ठा हुए। कोविड से पहले भी आपको पता है कि यहाँ पे 25 लाख के करीब यहाँ पे मुकीम है और सिर्फ जद्दा काउंसिल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली नाअहली थी जो कम्युनिटी के लिए जो करना चाहिए था एम्बेसी को, वहाँ पे स्टाफ को, वो नहीं कर पाए और इसलिए फिर उनको अब वापस बुलाया लिया गया। ठीक है, अच्छा हमारे साथ ही रहिए। मैं अनवर अब्बास, मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ हुआ, अगर करप्शन नहीं है, नाअहली की बुनियाद पर भी अगर बुलाया गया तो फिर ये एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो फॉरेन ऑफिस में प्रिवेल करेगी। अब असल में जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे कि ये करप्शन या वो नहीं थी बल्कि नाअहली थी, लेकिन ये केस में बाज़ ऐसे मामलात भी हुए कि जब एक खातून एम्बेसी में जाती है किसी काम के सिलसिले में, तो ना सिर्फ उसको वहाँ पे महबूस किया जाता है बल्कि पुलिस को बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि आपका काम करने की वजह आपको पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर वो खातून पाकिस्तान में आती है, पीएम सिटीजन पोर्टल पे शिकायत। हाँ ठीक है, पीएम ने उस पर नोटिस नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक डर तो आया होगा एम्प्लॉइज में कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। जी बिल्कुल, आज भी एक इजलास हुआ है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद की सदारत में पब्लिक डिप्लोमेसी का, और सुबह भी जो बयानात सामने आए चौधरी फवाद की जानिब से जो सामने आई चीज़ें, उसके बाद फॉरेन ऑफिस में एक रिएक्शन है कि अब ये पैगाम भी कन्वे कर दिया गया कि जो काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो पूछा जाएगा, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के एज अ खादिम काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मेरे पास वक्त कम है, मौजू बड़ा था, बात और हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है। नाजरीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तजिया में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।